हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? सो यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के यूनिट में हम क्या करने वाले हैं, यूनिट टू को कंप्लीट करने वाले हैं। सो इस यूनिट का सिर्फ एक ही पार्ट होगा क्योंकि यूनिट बहुत छोटू सा है, जिससे हमारा एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, आइडियोलॉजी एंड फिलोसफिकली बैकग्राउंड, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडियन एकेडमिक डिबेट। मतलब ये कुछ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे हम, फिलोसफिकल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फिलोसफी पढ़ने वाले, एंड देन फिर उसके बाद हम कुछ डिबेट्स के बारे में पढ़ने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो कब बनती है? जब इतने सारे डिबेट होते हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर। उसके बाद क्या होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार कर दिया जाता है। फिर तैयार कब होता है? वो 26 नवंबर को तैयार हो जाता है, एंड देन फिर उसके बाद उसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बेसिक फिलोसफिकल की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारे सोशल, मतलब जो बेसिक राइट है किसकी, सिटीजन्स की, उनके विजन को प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी किसकी, हमारे नेशन की। ठीक है। जो बेसिक फिलोसफिकल प्रेमिसेस है वो प्रोवाइड करते हैं एक विजन किसके, बेसिक जो राइट्स होंगे सिटीजन्स की उनकी, और प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी इन द नेशन की। ठीक है भाई। अब ये जो प्रेमिसेस है ये इवॉल्व कैसे होता है, मतलब इनकी ग्रोथ कैसे होती है। जो हमारे नेशन थे, मतलब जो हमारे नेशन मूवमेंट थे उस टाइम पे, जो हमारे लीडर्स थे, जो उन्होंने एफर्ट किए थे वहाँ से, एंड देन जो रिपोर्ट तैयार करी जाती है, नेहरू रिपोर्ट, कॉमनवेल्थ रिपोर्ट, इन सब के अंदर क्या बात करी जाती है, इनके अंदर बोला जाता है कि हर एक इंडिविजुअल को लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगी, हर कोई इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है अब फ्रीली, एंड देन फ्रीली असेंबली कर सकता है कहीं भी, और फ्री इक्वलिटी होगी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर एक मिनॉरिटी को राइट दिया जाएगा जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, एंड देन जो फंडामेंटल राइट होगी वो क्या होगी, जस्टिसेबल होगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कौन प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक सोर्स होता है प्रियम्बल का। मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उससे पहले हमारे जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसके अंदर ये बात करने वाले हैं। ऐसे ही जो हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे शब्दों में, कुछ मोटे मोटे शब्दों में पढ़ लेते हैं, जैसे कि जिसके अंदर हमें इक्वलिटी की बात करी जाती है, राइट्स के बारे में बात करी जाती है। ठीक है। सेक्युलर स्टेट है तो मतलब हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। जो लीडर होते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो क्या करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं उस टाइम पे वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं किसकी तरफ, इंडिया के जो ट्रेडिशन है उनको बिल्कुल भी नहीं देखते, मतलब अंधे हो जाते हैं इंडिया के ट्रेडिशन की तरफ। क्योंकि उस टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी डाइवर्सिटी है, बहुत ही डिफरेंस है, अलग अलग तरीके के रिलीजियस है। अगर वो थोड़ी बहुत भी किसी भी एक सिंगल कम्युनिटी को क्या दे देते हैं, सिंगल रिलीजियस को थोड़ा बहुत भी राइट दे देते हैं, उसकी वजह से हमारा जो भारत है वो टूट सकता था। इसलिए उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को क्या नहीं दिया है, डोमिनेट नहीं किया है। ठीक है। सो उसके बाद हम कुछ बात करते हैं आइडियोलॉजी एंड फिलोसफिकली ऑफ बैकग्राउंड। अब हम आइडियोलॉजी एंड फिलोसफिकली बैकग्राउंड से पढ़ेंगे। सो जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो रिप्रेजेंट करते हैं हर एक सेशन से, मतलब हर एक सेशन का इंसान हमें कहाँ पे मिलता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, वो तो एक किताब है बस। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जहाँ पे हमारे मेंबर थे उनके अंदर मिलते हैं। तो माधव जी अपनी एक बुक लिखते हैं जहाँ पे वो बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बुक का नाम था जो कि 2012 के अंदर उन्होंने लिखी थी। उसके अंदर वो बताते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ना वो रिप्रेजेंट करती है एक रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी, मतलब उसके अंदर बहुत ही समझदार और बहुत ही असाधारण लोग थे, एंड डाइवर्सिटी थी जिससे उन लोगों के बीच में कभी बनती नहीं थी, हमेशा डिसएग्रीमेंट होते थे, फिर उनके बीच में आपस में डिस्कशन होते थे, एंड देन फिर उसके बाद एट द रिजल्ट वो सॉल्यूशन निकालते थे। मतलब बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हमें उनके प्रेमिसेस में मिलते हैं, मतलब उनकी हर एक बात पर क्या होता था, डिसीजन होता था एंड डिबेट होते थे। ऑस्ट्रिन जी क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिन बोलता है कि मुझे तो भाई ऑलोगैर्की दिखती है, मतलब मोनोलोपी दिखती है किसके अंदर, असेंबली के अंदर। अब मोनोलोपी किसकी दिखती है, एक हमारी एक पार्टी थी जो कि मेजॉरिटी के अंदर आ रही थी, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर। वो आप बताओगे कौन थी मेजॉरिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर?
एंड बी एन राव जो कि हमारे मेंबर नहीं थे किसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, फिर भी वो क्या करते हैं, लेकिन वो फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडवाइस करने में किसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को। वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे क्योंकि जो वेस्टर्न किससे, वेस्टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन थे उनसे, लेकिन जो हमारे गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन विजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं किसके, बी एन राव के व्यूज़ को। बोलते कि नहीं, हमको तो अपना खुद का अलग सिस्टम बनाना है, रिमॉडल बनाना है, जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, पंचायत की बात करेंगे। आगे की तरफ चलते हुए हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे आइडियोलॉजी प्रीमिसेस है, ये हमारे मिरर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब जो आइडियोलॉजी प्रीमिसेस है इनसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। सो ये सीसा हुआ जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी। सत्ता किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में। अगर सरकार आज हमारी नहीं सुनेगी तो 5 साल बाद हम भी सरकार की नहीं सुनेंगे। सरकार जो नेता होगा वो आएगा ना हमारे घर में, बोलेगा अरे हमको वोट दे दो ना, वोट दे दो, लेकिन हम बोलेंगे अरे तुमने हमने हमारी सुनी थी, जो हम सुने तुम्हारी, चल निकल यहाँ से, उसको हम भगा देंगे। यहाँ पे बात होती है हर एक इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल की राइट की, एंड देन जो भी ग्रुप है हमारे इंडिया के अंदर उसकी हर एक राइट की बात होती है, एंड देन हर एक इंसान के पास राइट टू वोट होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, कोई भी डिक्टेटरशिप रूल नहीं होगी, किसी भी सिंगल राइट या सिंगल ग्रुप के हाथ में क्या नहीं होगी, पावर नहीं होगी। और जो पावर होगी वो शेयर करी जाएगी लेजिस्लेटिव के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, जुडिशरी के अंदर, एंड जो गवर्नमेंट होगी उसकी पावर को भी क्या कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। यूनियन पावर, सेंट्रल पावर, एंड देन यूनियन सेंट्रल पावर में और स्टेट के पावर में, ठीक है। और जो इक्वालिटी होगी किसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी 26 नवंबर 1949 को, वो क्या करती है, फाइनली बोल देती है अरे भाई हमारा तो काम खत्म हो गया है, बल्ले बल्ले हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया है। फिर क्या होता है, 2 महीने बाद फिर दोबारा से आते हैं और बोलते हैं आज तो हमारा क्या है, फाइनल सेशन है। बोलते हैं आज तो लास्ट मीटिंग है, आज के बाद तो हमें कभी नहीं बैठना पड़ेगा, ये अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, हमारा काम तो खत्म हो गया है। तो वो लास्ट दिन आते हैं जो कि उनकी फाइनल मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को, जहाँ पे वो राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। किसका, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। वो कब बने थे प्रेसिडेंट, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है भाई। फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आता है, एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आता है फाइनली उसके अंदर 395 आर्टिकल होते हैं एंड 8 शेड्यूल होते हैं, ठीक है। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली रिवोल्यूशन आने वाला है, कि मतलब कि एक साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली एक रिवोल्यूशन आने वाला है। बोलते हैं कि जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने हमको इतना दबा के रखा था 2 साल से कि हमने मेंटली सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था। उन्होंने हमारे दिमाग को इतना दबा के रख दिया था कि हमने अपने दिमाग की तो सुननी बिल्कुल बंद ही कर दी थी। जो वो हमसे बोलते थे बस हम वही करते थे। उन्होंने बोला कि तुमको इंडिगो उगाना है तो हमको उगाना है, ठीक है। तो बोलते कि हम कभी अपने मेंटली इतना सोच ही नहीं पा रहे थे। तो बोलते कि आज साइकोलॉजी रिवोल्यूशन आने वाला है। सो उसके बाद जो फिलोसफिकली हम पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ फिलोसफी, तो जितने भी इंडिविजुअल थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, जो इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं और क्या करते हैं, अपनी फिलोसफी को रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब जो फ्रेम होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर, ठीक है। सो उसके अंदर जैसे डेमोक्रेसी होगी, सेकुलरिज्म होगी, सोशलिज्म होगी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये क्या थे, हमारे प्रिंसिपल थे। और कुछ हमारे साइलेंट प्रिंसिपल थे जैसे प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड DPSP। प्रिंसिपल क्या थे, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम। और कुछ साइलेंट प्रिंसिपल थे जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP। आगे की तरफ चलते हुए देखते हैं तो ऑस्टिन जी दोबारा से आते हैं। ये कितना बोलता है यार ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जब देखो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। अब तो इसने बुक लिख दिया, देख लो इसने बुक क्या लिखी है। इसकी बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन। ये इसने कब लिखी थी, ये लिखी थी इसे 1979 में, मतलब जो इंदिरा गांधी की सरकार थी तब लिखी थी इसने, मतलब इंदिरा गांधी की तो नहीं थी,
ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो पटेल जी थे वो क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रिन ने अपनी बुक लिखी, ऑस्ट्रिन का बुक का नाम आपने देख लिया। अब वो क्या बोलते हैं, वो कमेंट करते हैं पटेल जी पे, यहाँ पे तो सीधा पटेल जी के ऊपर गया है। बोलते हैं पटेल जी ना बहुत इंटरेस्टेड थे प्रिंसली स्टेट में। वो बोलते हैं कि प्रिंसली स्टेट में उनको कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड था, और वो एक सर्विस पे थे, किस पे, होम मिनिस्टर थे। हमारे जो पटेल जी थे होम मिनिस्टर तो थे, लेकिन वो इंटरेस्टेड थे भाई, वो रियल में ही इंटरेस्टेड थे किसमें, प्रिंसली स्टेट में। पता है जब हमको फ्रीडम मिली थी ना अंग्रेजों से, तो उस टाइम पे दो तरह की स्टेट होती थी, एक प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रोविंशियल में सीधा किसका कंट्रोल होता था, ब्रिटिश का, और प्रिंसली स्टेट में राजा का रूल होता था। तो उनको ना प्रिंसली स्टेट को 3 चॉइस मिली थी। बोला गया था या तो आपको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो जुड़ जाओ, ठीक है, या फिर आपको इंडिया के साथ मिलना है तो आप इंडिया के साथ यूनाइट हो जाओ। अगर आपको अपना खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पटेल ये जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो कि मांग करते हैं कि भाई हमको तो अपना खुद का अलग कंट्री दे दो, जैसे पाकिस्तान मांग कर रहा था। पटेल बोलते हैं अच्छा, उनको तो हमने छोड़ दिया पाकिस्तान वालों को, लेकिन तुम भी क्या बोले, तुमको अपना अलग चाहिए। बोलते अच्छा तुम मेरे साथ खेलोगे। तो यहाँ पे पटेल जी बोलते हैं, यहाँ पे जो पटेल जी होते हैं वो डंडा लेके आते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, बात करते हैं और उनको मनाते हैं कि आओ हमको यूनाइट होना है, तुम कैसे अलग जा सकते हो हम। तो यहाँ पे जो हमारे पटेल जी है बहुत इंटरेस्टेड थे प्रिंसली स्टेट को, इसलिए उनको आयरन मैन भी बोला जाता है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा हाथ था इस इंडिया को यूनाइट करने में, ठीक है। हमारे नेहरू जी जहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड मिनोरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने में एंड देन सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। उसके बाद हम कुछ अंडरपिनिंग फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं, जिनको हमने पिन करके रख दिया, मतलब ये तो होंगी ही होंगी, ठीक है। अंडरपिनिंग मतलब जो कि पिन अटैच थी, किससे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अटैच कर दी थी पिन से। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि एक टेरिटरी है जिसपे हमारा खुद का कंट्रोल होगा, ठीक है। जो हमारी टेरिटरी होगी उसके ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल होगा। कल को कोई दूसरी कंट्री आके उसके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यू मतलब हर एक इंडिविजुअल को क्या दी जाएगी, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी और हर एक इंसान की सुनी जाएगी। अगर कोई बेचारा गरीब इंसान बोल रहा है तो उसकी भी सुनी जाएगी, अगर कोई बड़ा इंसान, वो मोदी ही क्यों ना हो, उसकी भी सुनी जाएगी और एक गरीब की भी सुनी जाएगी। उसके बाद एक प्रिंसिपल अकोमोडेशन मतलब हर एक इंसान को समानता होगी, मतलब हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अकोमोडेशन मतलब समानता। एंड देन उसके बाद फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट होगी वो जस्टिसेबल होगी और हर एक इंसान अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्युलर स्टेट होगी, मतलब कि इंडिया के अंदर हर एक ट्रेडिशन को, हर एक रिलीजियस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कोई भी एक सिंगल ऐसा ट्रेडिशन नहीं होगा जिसको ज़्यादा राइट्स दी जाएंगे, ठीक है भाई। फिर उसके बाद सेक्युलरिज्म होगा, मतलब मेनली जो कंट्रोल होगा रिसोर्सेज के ऊपर वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का इतना कंट्रोल नहीं होगा, तो इसको सोशलिज्म बोलते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट होगा, हर एक अडल्ट के पास क्या होगा, राइट टू वोट, एवरी सिटीजन के पास राइट टू वोट होगा, जो कि वो क्या कर सकते हैं, उससे अपने रिप्रेजेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ अंडरपिनिंग फिलॉसफी जैसे कि अडल्ट फ्रेंचाइज, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, प्रिंसिपल अकोमोडेशन, फंडामेंटल राइट, सॉवरेनिटी एंड दैट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब हमने इतना अच्छा तो पढ़ लिया कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट की बात कर रहे हैं, राइट टू वोट की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो करते हैं। अब तक तो हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेकिन अब हम कुछ क्रिटिक्स भी पढ़ते हैं, कैसे क्रिटिक करते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। चलो वे देखते हैं कौन है वो क्रिटिक्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिटिक करते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि भाई देख लो, सुन लो कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, उसके अंदर ना कॉमन पीपल नहीं दिखता हमको, जनरल पीपल नहीं रिप्रेजेंट होते। बोलते हैं कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, मतलब एलाइड पीपल ही रिप्रेजेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, वहाँ पे कॉमन पीपल तो थे ही नहीं। जयप्रकाश नारायण जी क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाई है और हम उन्हीं से आज़ादी लेना चाहते हैं, जबकि उन्होंने खुद ने ही बनाई है। इसके अंदर हम क्या बात कर सकते हैं अपने खुद की फ्रीडम की। वो बोलते हैं कि उन्हीं से हमको फ्रीडम चाहिए, उन्हीं ने इस असेंबली को बनाया। बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, मतलब इसका काला हाथ है किसका, ब्रिटिश का। फिर चर्चिल अंकल जी क्या बोलते हैं, चर्चिल जी बोलते हैं कि भाई मेरे को तो बस दूर दूर तक ना
एक ही सिंगल मेजर कम्युनिटी दिख रही है। कौन सी? बोलते हैं मेरे को ना बस हिंदू हिंदू दिख रहे हैं, इसके अंदर मेरे को कोई नहीं दिखता। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो क्रिटिक्स करते हैं वो बोलते हैं ये जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद बस एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसका डोमिनेटेड थी किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, और मेजॉरिटी में आती है। प्रोफेसर लाल सक्सेना क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जो उनकी मीटिंग होती थी बस वही रियल मीटिंग होती थी, और तो कोई मीटिंग ही नहीं थी। बोलते थे जो कांग्रेस वाले मीटिंग करते थे ना वही रियल मीटिंग होती थी, और सब तो बस ऐसे ही बैठने के लिए आए थे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी वाले कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं थे, अलग उससे कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। ठीक है, सो इसका कहना है ठीक है भाई, जो क्रिटिक करते हैं करने दो उनको। ऑल थ्रू और बोला जाता है कि मेजोरिटी के अंदर हमें जो दिखता है ना, वो डोमिनेट कौन थे असेंबली के अंदर? वो थे हमारे पॉलिटिशियंस एंड देन लॉयर्स। बोलते हैं जो लॉयर थे ना बस वही दिखते हैं, और जो हमारे नेता लोग थे वही दिखते हैं, और तो हमें कोई बेचारा नीचे तबके का ट्राइबल इंसान तो दिखता ही नहीं है। तो क्रिटिक्स वाले कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रिटिक्स भी लिखनी है। ठीक है, सो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, वही एक बात को बार बार रिपीट कर दिया। 10 बार तो मैं आपको बता चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, मेजॉरिटी के अंदर कौन था, एंड देन फिर उसके बाद कब उनकी लास्ट मीटिंग होती है, कब वो अडॉप्ट करा जाता है, कब वो लागू करा जाता है। मतलब वही बातें बार बार आए जा रही है, तो बहुत ही ईजी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलो हम कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आइडियोलॉजी एंड फिलोसफिकली बैकग्राउंड बताओ, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसमें लिख देंगे कि हर एक सेशन से हमें क्या करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। एंड देन उसके बाद माधव जी ने अपनी एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखी थी? 2012 के अंदर लिखी थी। उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी दिखती है। कभी उनके बीच में हमेशा डिसएग्रीमेंट होता था, फिर उसके बाद डिस्कशन होता था, एंड द रिजल्ट वो पहुंचते थे। एंड देन उसके बाद मेजोरिटी, उसके बाद ऑस्ट्री ने बोला था, हाँ ऑस्ट्री ने क्या बोला था कि उनको क्या दिखता है? ऑलिगार्की दिखती है, मोनोलॉकी दिखती है। किसकी दिखती है? कांग्रेस की। वो बोलते हैं कि कांग्रेस की, और जो BN राव थे वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो किससे हाँ वो मेंबर नहीं थे। एंड देन उसके बाद ये था, हाँ उसके बाद वो एक्सपीरियंस है किससे? वेस्टर्न ट्रेडिशन से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि हमारे गांधीयन विजन थे वो उसको रिजेक्ट कर देते। फिर उसके बाद जो हमारे प्रेमिसेस है वो मिरर है। एंड देन उसके बाद हम कुछ उनकी बात करेंगे, इंडिविजुअल की राइट्स के बारे में बात करी जाती है। एंड देन उसके बाद कहाँ से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद हम डेमोक्रेसी, यही सब कुछ दोबारा से बोल देंगे। और फाइनल सेशन कब होता है, कब उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, कि सारा मतलब सारी कहानी वही लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ फिलोसफिकली अंडरपिनिंग जिनको हमने पिन करके रखा था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी होगी, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। एंड देन उसके बाद सेक्युलर स्टेट होगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक वैल्यू होगी। एंड देन उसके बाद सॉवरेनिटी होगी, सेक्युलर स्टेट होगा, अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, अडल्ट सफरेज होगा, राइट टू वोट होगा। मतलब वही सारी बातें दोबारा से हमें पेल देंगे। एंड देन फिर उसके बाद क्रिटिक्स पढ़ना है हमने। क्रिटिक्स क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? तो क्रिटिक्स करने वाले बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। लाल सक्सेना करते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर थे लाल सक्सेना, चर्चिल, एंड देन उसके बाद कौन था, और जयप्रकाश नारायण होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लिख देंगे और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन में अच्छा लगा होगा पढ़ के। सो हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और बहुत जल्द आपको यूनिट 3 भी मिल जाएगा, जो कि एक ही पार्ट आएगा उसका भी, और एक पार्ट के अंदर उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत ही छोटा है वो भी। सो बाय, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।